गई थी। ओके ओके। अब हम यहाँ पर पूर्व रूप को दिखेंगे। पहले पूर्व रूप का मतलब होता है उदर रोग होने से पहले शरीर कुछ हिंट देता है, कुछ लक्षणों को दिखाता है। वह लक्षण भी बाद में इस तरह के लक्षण वाले समूचा लक्षण से युक्त होकर के अगर कोई रोगी आता है तो हम समझेंगे आने वाले समय में इस व्यक्ति को उदर रोग होने वाला है। तो उदर रोग का पूर्व रूप है। अभी आप लोग समझते जाना, बस सुनते रहिए और एक एक चीजें नोट करते हुए जाइए। और सर रिकॉर्डिंग हो रही है आज? हाँ जी, हाँ जी। और बाद में जब मैं एक्सप्लेन करूंगा ना एलोपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से उन चीजों को, तो एकदम कंप्लीट होता जाएगा, आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होता जाएगा। और उसके संदर्भ में हम लोग कुछ चिकित्सा के विशेष भी जो प्रोसेस है, फिर सभी में हमारा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट एक ही रहेगा। आयुर्वेद की यही सबसे बड़ी खासियत है कि लाइन ऑफ ट्रीटमेंट सबका एक ही है, मतलब कफ पित्त वात इन दोषों के संदर्भ में, दोषों के आधार पर। तो पूर्व रूप में उदर रोग का पहले नंबर में है पेट फूला हुआ रहता है। पेट फूला हुआ रहता है, पेट के ऊपर सिराएं निकलती है। पेट के ऊपर सिराएं जो है ना, जो सिराएं जो है वो बन जाता है पेट के ऊपर। सिराओं का एक जाल सा बनता है, लेकिन वो जाल अभी अस्पष्ट है। सिराएं बनी है, वहां पर कुछ नीला नीला सा, पीला पीला सा, काला काला सा, कुछ अलग अलग कलर वाले इस तरह से कुछ नसें दिखता है, बल्कि अस्पष्ट दिखता है पूर्व रूप में। बाद में धीरे धीरे वो एकदम गाढ़ा होते हुए जाता है। पेट फूल रहा है, पेट के साइज एकदम कोई ऐसे होता है तरबूज के क्या नाम है उसके समान, कैसे होता है ये, मतलब किसी फल के समान, नाशपाती की तरह, नाशपाती के समान, या मोदक जो लड्डू होता है उसके समान। पेट एकदम तबला जैसे ना, मतलब उसको उंगली लगाओगे तो डुंग डुंग करके आवाज आता है, और अलग टाइप का आवाज आता है। और हम यहाँ पर इस जो है कि प्लीहा वृद्धि, लीवर की वृद्धि, सभी चीजों को हम एक ही इसी रोग से हम समझेंगे, और सभी का चिकित्सा आपको आपके लिए आसान रहेगा। तो पहले बात तो है कि इसके पूर्व रूप में पेट जो है वो फूला हुआ सा आपको लगेगा। दूसरे नंबर में बल का नाश होगा, शरीर में वीकनेस रहेगा, और थोड़ी सी भी अगर मेहनत करता है तो सांस दम चढ़ने लगता है, दम फूलता है, क्या बोलते हैं, श्वास चढ़ता है उसको। भाई ये दो चीजें अगर दिखता है तो ये उदर रोग है। पेट फूला हुआ है और सांस चढ़ता है, पेट फूला हुआ है, सांस चढ़ता है, बल का नाश हो रखा है, दौर्बल्यता, शरीर में वीकनेस है। ये तीन बातें हो गया, ये कॉमन है, हर किसी में होगा। आगे वर्ण विनाश, उसके शरीर का जो स्वाभाविक जो वर्ण है, उस वर्ण में, वर्ण मीन्स उसका रंग, चेहरे का या उसके शरीर के किसी अर्गन का, किसी हिस्से का, किसी त्वचा में उसकी जो कलर है वो कलर में एक अजीब सा परिवर्तन आएगा। ठीक है। आकांक्षा विनाश का मतलब होता है, आकांक्षा यानी डिजायर, इच्छाएं समाप्त हो जाती है, कुछ करने का मन नहीं करता है, और विशेष करके यह इच्छा भोजन के संदर्भ में तो बिल्कुल खत्म हो जाता है, यानी खाना खाने का तो बिल्कुल मन नहीं करता। ऐसे तमाम एक्टिविटीज में भी उसकी जो इच्छाएं हैं वो नहीं रह पाता। ध्यान देना, ये मैं पूर्व रूप बता रहा हूं, अभी उदर रोग प्रॉपर रूप से बना नहीं है। पूर्व रूप का मतलब होता है संचयम च प्रकोपम च प्रसरम स्थान संश्रयम, व्यक्ति स्थान संश्रय की बातें हैं ये पूर्व रूप। उसके बाद व्यक्त अवस्था भी हम कह सकते हैं, अभी भेद नहीं हुआ है। पूर्व रूप का मतलब व्यक्त अवस्था, स्थान संश्रय के बाद व्यक्त अवस्था। व्यक्त में क्या होता है, दोष से सम्मूर्छना हो जाने के बाद
एक स्थिति में वो व्याधि प्रकट होने के लिए तैयारी करता है, तैयारी करने से पहले वो अपना सिम्टम्स दिखाता है शरीर वह दोष, तो उन्हें हम पूर्व रूप कहेंगे। तो व्यक्त फिर भेद उत्पन्न हो जाता है, फिर भेद में पूर्व रूप सभी में दिखेगा, उदर रोग में यही दिखेगा। फिर क्योंकि ये व्यक्त वाला अवस्था है ना, उसके बाद जब भेद वाला अवस्था जब आएगा तो फिर इसमें से वातज है, पित्तज है, कफज है, सन्निपातिक है, प्लीहोदर है, वद्धोदर है, गुदोदर है, ये बहुत सारी चीजें अभी हम बाद में बात करेंगे। तो वो फिर भेद हो जाएगा, किस तरह के आहार विहार से प्रकोपित हुआ है उसके माध्यम से वो फिर वो अपना रंग दिखाना शुरू करता है अपने गुणों के आधार पर। अब आ गया अन्न के पाचन का ज्ञान न होना। जो भी हम भोजन करते हैं वो डाइजेस्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है पता ही नहीं चलता, क्योंकि भूख तो लगती नहीं है, खाना खाने का मन तो नहीं करता। बड़े मुश्किल से अगर कोई खा भी लिया तो पता ही नहीं चलता डाइजेस्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। गले में जलन होना, चाहे कफ पित्त वात कोई भी हो, उदर रोग अगर होगा तो गले में थोड़ी सी, अगर पित्तज होगा तो ज्यादा होगा, वातज होगा तो थोड़ा सा अलग टाइप का जलन होगा, कफज होगा तो भी अलग टाइप का जलन होगा। और पैरों में सोफ होगा, पैरों में सोफ, तत्पूर्व रूपम बलवर्ण कांक्षा वली विनाशो जठरे ही राज्य जीर्णा परिज्ञान विदाह वत्यो वस्तु रुजपादगत सोफा। बस ये है सुश्रुत निदान स्थान, 7वें अध्याय के 7वें सूत्र। तो पादगत पैरों के तलवे में, हाँ जी सुरेश जी, पैरों में क्या बताया आपने? पैरों में सोफ होगा, सोफ, सोफ मीन्स एक प्रकार का स्वेलिंग। अच्छा ठीक है। तो ये हमारा व्यक्त अवस्था तक पहुंचने वाला, पहुंचा हुआ वो उस रोगी के द्वारा किसी कालखंड में उसकी आहार विहार किसी दोष को बढ़ाने वाला था और वो जाकर के उदर रोग उसने पैदा करना है, व्यक्त अवस्था में पहुंच चुका है, एकदम उस क्राइटेरिया में जाकर के बैठा हुआ है। अब वो भेद यानी कि उदर रोग को एक भेद उत्पन्न करने वाला है, उससे पहले पूर्व रूप के रूप में पैरों में स्वेलिंग, गले में जलन, ये सारी चीजें दिखा, समझ में आया होगा। अब हम यहाँ पर बात करेंगे इसी पूर्व रूप में यानी कि इसी व्यक्त अवस्था में ही कुछ उदर रोग के सामान्य लक्षण दिखाई देता है। अब ये दिखाई सामान्य लक्षण का मतलब है कि कुछ स्पेसिफिक सिम्टम्स कि हाँ अब ये तो व्यक्त अवस्था से भेद अवस्था, भेद का मतलब है अलग अलग वो जो दोष दूष्य बनकर के जो शरीर में इकट्ठा हुआ है वो किसी आधार से कुछ अलग अलग नाम वाला व्याधि के रूप में वो प्रकट होने वाला है। उससे बीच में कुछ समय पहले यानी अब प्रकट होने वाला है, जस्ट शुरू हो गया, भेद अवस्था शुरू हो गया, उस समय कुछ सिम्टम्स उदर रोग का दिखता है। और बड़ी मजेदार बात है कि यह उदर रोग भी, क्योंकि अब ये भेद अवस्था में जा चुका है, अभी मैंने पूर्व रूप जो बताया ये व्यक्त अवस्था है, लेकिन भेद अवस्था प्रारंभ होते वक्त कि हाँ बस अब तो शुरू हो गया, बस नजर आने वाला है इसका कौन सा नाम वाला समस्या है, उधर रोग है पता चलने वाला है, उससे कुछ समय पहले से कुछ सिम्टम्स उसको कुछ भिन्न रूप से दिखने लगता है उधर रोग के हिसाब से, तो उसे भी हमने नोट करना है। अब ये सारी चीजें नोट करने के विषय में चरक जी क्या बोलते हैं कि आपके सामने रोगी किस अवस्था में आ रहा है वो पता चल जाएगा। तो आपकी चिकित्सा कितनी स्ट्रांग होनी चाहिए, शोधन प्रधान चिकित्सा है या समन प्रधान चिकित्सा है, ये सारी चीजें हम फिर वहां से डिसाइड कर सकते हैं। ये चिकित्सा के कारण, चिकित्सा कारण को ध्यान में रख करके ये पूर्व रूप और ये कुछ सामान्य ये हमारे उदर रोग के सामान्य लक्षण देखिए जरा। सामान्य लक्षण में सबसे पहला लक्षण है आदमान। आदमान का मतलब होता है पेट फूल रहा है और एकदम गैस हो रहा है पेट में, नाभि से नीचे पेट फूलता है और गैस होता है जबरदस्त पेट में, तो इसको हम बोलते हैं आदमान।
ठीक है। आदमन जो होता है वो वात स्थान में कफ के आवरण की वजह से ये ऐसा होता है, आदमान वायु के स्थान में। और एक दूसरा आदमान जिसका नाम है प्रत्यात्मान बोलते हैं। आदमान के विपरीत प्रत्यात्मान, हालांकि ये भी है वैसा, लेकिन प्रत्यात्मान जो है वो आमाशयत्व व्याधि है और आदमान पक्वाशयत्व व्याधि है। अब आपको समझ में नहीं आया होगा। पक्वाशयत्व का मतलब है हमारे नाभि के आसपास का जो एरिया है वो पक्वाशय है ना, बड़ी आंत हम जिसके कह सकते। तो उस स्थान में यानी बड़ी आंत में दोष बाहुल्य हो गया, कफ बढ़ा हुआ है और वो वायु को रोक रहा है, और रोकने से वायु एकदम खराब हो गया और वायु बहुत अपने रुक्ष गुणों से बढ़ा हुआ है। और चूंकि आम अवस्था में कफ भी वहां पर है इसलिए वो गैस्ट्रिक भी करता है, और वायु वहां पर रुक्ष गुणों से बढ़ा हुआ है तो अपान वायु जो है रुका हुआ है। अपान वायु पूरी तरह से, क्योंकि अपान क्या है, ये कफ का एक साथी है, पृथ्वी महाभूत से संबंध रखने वाला अपान वायु है। इसीलिए सुरेश जी आ रहा है समझ में मेरी बात? ओके ठीक है। और जिसको नहीं आए वो समझ बता देना, क्योंकि मैं थोड़ा अंदर तक घुस जाता हूँ ना, फिर दिक्कत हो जाती है किसी किसी को। तो अपान वायु आया समझ में, तो उससे आदमान हो गया। आदमान में क्या होता है, गैस्ट्रिक और आपका पेट फूल जाना। और प्रत्यादमान क्या होता है कि वही चीज हमारे स्टमक में अगर हो जाए, आमाशयत्व, वो वहां पर क्या है, स्टमक में जो कफ है अपक्व आम रस के रूप में वो रहता है और वो वहां वायु को विकृत कर देता है। तो वहां पर क्या होता है, प्रत्याध्वन में भी ऐसा ही है, स्टमक में दर्द होती है और एकदम वहां पर गैस जो है ऊपर की ओर चढ़ता हुआ सा आपको महसूस होता है, प्रत्यात्मान। ठीक है, तो आदमान हो गया। आदमान यानी पेट फूलना और गैस होना, ये उदर रोग का पहला सिम्टम्स है, लेकिन अभी भेद अवस्था बस बनने वाला है। दूसरे नंबर में चलने में असमर्थता, यानी सांस फूल जाता है उसको, चलने में असमर्थता। पहले पूर्व रूप में चलने में थोड़ी मुश्किल थी बट वो चल पा रहा था, सांस फूलते हुए भी चलता था, लेकिन अभी उसका सांस बहुत ज्यादा फूलता है। अगला रोगी, अभी मेरे पास है ऐसा पेशेंट, रोगी बोलता है सर सीढ़ी के ऊपर जब मैं जाता हूँ ना तो बस एक पौड़ी तो चढ़ लेता हूँ, दूसरे में जाते हाँफना शुरू हो जाता है और उसके बाद ऊपर नहीं जा पाता। तो आप यूं लगा लो, अल्प चेष्टा करते ही सांस चढ़ना जब शुरू हो जाए तो ये उदर रोग का एक हेतु है, मतलब एक सिम्टम्स है। सिम्टम्स ही आयुर्वेद का सब, क्योंकि हेतु यानी कि कारण क्या है और लिंग यानी कि लक्षण क्या है, ये दोनों को हमने बड़ी सावधानी से देखना है। कारण और लक्षण, जब ये दोनों चीजें समझ में आएगा तो इसके आधार पर हमें जो है कि स्थान समझ में आएगा कि कहाँ क्या कुछ हो रहा है, और स्थान समझ में आने के बाद हमें फिर हमने चिकित्सा की व्यवस्था को ग्रंथ के हिसाब से करना है, मन मर्जी से नहीं करना। तीसरे नंबर में है दुर्बलता, चौथे में है अग्नि मांद्य, अग्नि जो है वो कमजोर हो जाता है। किसी को भी अगर समझ में नहीं आया तो मुझे बता देना, आप ऑडियो में भी बोल सकते हैं, क्योंकि अब आप लोग सभी तो है ना, थोड़ी मेरी जो लैंग्वेज भी थोड़ी सी ऐसी है। अग्निमांद्य यानी कि दीपनीय नहीं हो रहा है, अग्नि जो है कमजोर है। शोथ, शोथ में स्वेलिंग हो रहा है कहीं ना कहीं शरीर में, मैंने बताया था पैर के तलुए में या कहीं पर भी स्वेलिंग हो रहा है। शरीर में एक प्रकार का पीड़ा दर्द होती है। अपान वायु और मल ये दोनों ही तत्काल प्रभाव से रुक जाता है। अपान वायु और मल यानी कि नीचे बहने वाला जो वायु है वो पूरा ही रुक जाता है, बंद हो जाता है। जलन होती है, विशेष करके गले में जलन, जो पूर्व रूप में था वही यहाँ पर भी है। और अगर उदर रोग का संदर्भ आ जाए उसके सिम्टम्स में दाह एक विशेष सिम्टम्स है, विशेष लक्षण है। तंद्रा, तंद्रा का मतलब किसी किसी को समझ में आता है, क्या चीज है तंद्रा? उबासी आना, उबासी आना, ये तंद्रा है। तो तंद्रा बार बार उबासी आता रहता है।
तो ये सभी जो लक्षण है यह उदर रोग में बताया गया है। यह जो संदर्भ है सुश्रुत निदान स्थान 7वें अध्याय 24वां सूत्र। अध्या आत्मानं गमने शक्ति दौर्बल्यम दुर्बलाग्निता सोथा मदन सदनमंगानम शंगो वात पुरुषयो आलोची। ये इसका सामान्य लक्षण है। अब लिखिए जरा, यह जो उदर रोग है भेद अवस्था में पहुंच गया। अब ये सिम्टम्स अभी जो मैंने नोट कराया, अब कंडीशन कहाँ पहुंचा? भेद अवस्था में गया। अब भेद में गया तो 8 प्रकार के भेद यहाँ पर उदर रोग के संदर्भ में हो सकता है। 8 प्रकार के भेद। इन 8 में से प्रधान भेद है 8। इन 8 को पकड़ करके उन 8 में से भी अलग अलग ब्रांचेस है जो एलोपैथिक में, जैसे कहीं मलेरिया टाइप का हो गया, कहीं जंडिस हो गया, कहीं मेनिंजाइटिस हो गया, ऐसे बहुत सारे कंडीशन उन 8 के ही अलग अलग अवस्थाएं हैं। उसके ऊपर भी हम यथाशक्ति बात करेंगे। हालांकि मैं एलोपैथिक का तो कोई हूँ नहीं, कुछ नहीं जानता मैं, लेकिन फिर भी आप लोगों को पढ़ाने भर के लिए मैंने थोड़ा सा कुछ नोट बनाया है। मैं आपको वो सारी चीजें मैं बता दूंगा। तो पहले नंबर में है वातोदर। अब ये उदर रोग भेद अवस्था में गया तो पहला भेद है वातोदर, यानी कि वातकारक आहार विहार से प्रकुपित हमारा जो मंदाग्नि, अजीर्ण और अन्न को मलिन करने की व्यवस्थाएं बाद में दोष दुष्टि हो जाता है। दोष दुष्ट संभूषणा हो जाने के बाद वह वायु स्वेदवह और अम्बुवा स्रोतसों को अवरोध करने लग पड़ता है और जठराग्नि, अपान और प्राण इन वायु को विशेष करके विगुणित कर देता है, कमजोर करता है, खराब करता है। तो पहले नंबर में आ गया हमारा वातोदर। दूसरे नंबर में आ गया पित्तोदर। पित्त कारक आहार विहार से प्रकुपित पित्तोदर अपने लक्षण को पैदा करेगा। तीसरे में आ गया कफोदर, कफ पित्त वात, ये अपने अपने लक्षण यहां पर दिखाएंगे। कफ पित्त वात, स्वतंत्र कफ, स्वतंत्र पित्त, स्वतंत्र वात, यह साध्य व्याधि है। क्या है? साध्य व्याधि, यानी चिकित्सा करे तो इन्हें हम ठीक कर सकते हैं। अब आ गया कुछ असाध्य। उनमें से एक का नाम है सन्निपातोदर। सन्निपातोदर चौथे का नाम है सन्निपातोदर। ये कृच्छ साध्य है। कुछ लोग, अब सन्निपातोदर जो है कृच्छ साध्य का मतलब बड़े कठिनाई से ठीक होने वाला, यह बाद में जाकर के वो असाध्य हो सकता है, यानी कि जिसको ठीक नहीं किया जा सकता। सन्निपातोदर। पांचवें आ गया प्लीहोदर। प्लीहोदर या यकृतोदर। प्लीहोदर। छठे में आ गया वद्दोदर। वद्दोदर, वद्दोदर। सातवें में आ गया छतोदर। आठवें में आ गया दकोदर। तो ये 8 हमारे अष्टोदर में वातोदर, पित्तोदर, कफोदर, सन्निपातोदर, प्लीहोदर, यकृतोदर, वद्दोदर, क्षतोदर और दकोदर, ये आ गया। सबसे पहले हम एलोपैथिक के नजरिया से इसको देखने का प्रयास करेंगे, फिर उसके बाद इनके लक्षणों की तरफ जाएंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। वातोदर में आप लिखिए, यह हृदय विकृति जन्य जलोदर है। जलोदर पता है ना आप लोगों को? यानी कि यह जो हमारा रोग है अष्टोदर जो है, ये अष्टोदर, सभी अष्टोदर कहीं ना कहीं जलोदर ही है। कोई जलोदर होकर के ये उधर जलोदर होने से पहले के सिम्टम्स होगा, कोई जलोदर होते होते या कोई बाद में जलोदर के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ वातोदर का मतलब है हृदय की विकृति से बाद में जाकर के जलोदर हो जाता है, जहां पर हृदय में एक प्रकार का शूल युक्त उत्सेद उत्पन्न होता है। यानी हृदय के अंदर, क्योंकि उत्सेद यानी कि उसकी जो दाह, जो जलन है, पहले हम गले में कह रहे थे, लेकिन अगर यह वातोदर होगा
वातोदर नाम से नाम वाला ये भेद वाला होगा, भेद बन गया वातोदर, तो यह जलन कहाँ होगा? हृदय में होगा। हृदय में विकृति पैदा होगा और वहां पर जलोदर हो जाएगा। पानी का जलोदर का मतलब क्या है? जलोदर का मतलब है मांस धातु और त्वचा, इनके बीच में वो अलग संप्राप्ति बनता है, वो मतलब कि वो उसके ऊपर हम बाद में आएंगे। जलोदर, इनके बीच में जो जल है, जो उदक भाव है, अभी हमने बताया था अंबु और क्या क्या था, अंबु और हमारा स्वेद और अंबु, ये मांस धातु और त्वचा के बीच में जाकर के स्टोर हो जाता है और होने से वहां पर एक क्षेत्र, एक देशीय उभार शोथ उत्पन्न होता है और उसी को हम जलोदर बोलते हैं। वो धीरे धीरे बढ़ता हुआ जाता है, फिर वहां पर एक तरह से साइज बढ़ता है। तो वातोदर आया समझ में? ये हृदय में एक प्रकार के विकृति एलोपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, ये एक तरह का जलोदर है। अब आ गया पित्तोदर। पित्तोदर के सिम्टम्स हम बाद में देखेंगे। यहां आप लिखिए विलियरी सिरोसिस। एलोपैथ वाले जो विलियरी सिरोसिस नाम से एक व्याधि को जानते हैं, वो हम बाद में पित्तोदर के सिम्टम्स जब हम पढ़ेंगे तो विलियरी सिरोसिस में दिखने वाला जो सारा सिम्टम्स है आपको वहां पर दिखाई देगा। आपके सामने कोई ऐसा रिपोर्ट विलियरी सिरोसिस कह करके रिपोर्ट आता है तो आपने क्या समझना है? यह तो जलोदर है। चिकित्सा हमारा जलोदर के हिसाब से रहेगा, यानी पित्तोदर के हिसाब से रहेगा। तीसरे नंबर में आ गया कफोदर। कफकारक आहार विहार से प्रकोपित हुआ शरीर में अंबु और उदक ये उन स्रोतों में जाकर के विकृत हो जाते हैं और उदर रोग को उत्पन्न करता है। पूर्व रूप और उसके सामान्य लक्षण पहले दिखाई दिया, अब भेद अवस्था में कफोदर के रूप में आ रहा है। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम का यह प्रारंभिक अवस्था के रूप में एलोपैथिक में हम इसको स्टडी करते हैं। एलोपैथ में से अगर कोई भी रोगी वहां से आधुनिक चिकित्सा शास्त्र एलोपैथ से इस तरह के नेफ्रोटिक सिंड्रोम को लेकर के अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है तो हम क्या समझेंगे? यह कफोदर है। कफोदर की प्रारंभिक अवस्था है। ये किडनी, सन्निपातोदर। हाँ जी, किडनी के लिए क्या है ना ये वाला कफोदर वाला जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम, हाँ जी हाँ जी। अभी 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 जस्ट आप लोग इसको नोट करते रहिएगा और फिर बाद में एक साथ में इसको मैं उधर ले जाकर के टच करूंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कहाँ कहाँ टच हो रहा है, क्या क्या चीजें हो रहा है। अब लिखिए जरा सन्निपातोदर। सन्निपातोदर में क्या है? लिवर सिरोसिस, ये सन्निपातोदर है। अब ये थोड़ा असाध्य होगा। विलियरी सिरोसिस ये बाद में जाकर के बनेगा। विलियरी सिरोसिस ये इसी का भेद है, लिवर सिरोसिस से ही या उसी के अंतर उसी का ही एक अवस्था है ये विलियरी सिरोसिस। ये भी लीवर से जुड़े हुए एक व्याधि है, ये भी एक तरह का जलोदर है, लेकिन ये है क्या? सन्निपातिक जलोदर है, सन्निपातोदर है। सन्निपात का मतलब क्या है? कफ पित्त और वात, यहाँ तीनों ही दोष विकृत अवस्था में है। वातोदर में तो अकेला वायु बिगड़ा हुआ था, हालांकि उदर रोग के संदर्भ में हम पहले क्या पढ़ते हुए आए हैं हार्दिक? अंदर जाओ, कि तीनों ही दोष विकृत हो जाते हैं, हम पहले ये पढ़ते आए हैं। जब हम कोई बात बोलते हैं, पीछे कोई बात बोलते हैं उसके संदर्भ में, तो दिमाग हमेशा उस दिशा में लेकर के रखिए कि उदर रोग के बारे में हम पहले क्या पढ़ते आए हैं संप्राप्ति में, कि इसमें तीनों ही दोष विकृत हो जाते हैं। तो लेकिन अगर हम वातोदर कह रहे हैं तो कफ और पित्त कम विकृत होंगे बट वायु ज्यादा विकृत हुआ रहेगा। पित्तोदर में वायु और कफ कम विकृत हुआ रहेगा लेकिन पित्त ज्यादा विकृत हुआ रहेगा। कफोदर में वायु और पित्त कम विकृत हुआ रहेगा मगर कफ जो है वो ज्यादा विकृत हुआ रहेगा। मगर सन्निपातोदर में तीनों ही दोष समान रूप से बढ़े हुए होंगे, तीनों ही विकृत हुए होंगे। इसलिए लिवर सिरोसिस और विलियरी सिरोसिस इस तरह के प्रॉब्लम को क्रिएट करेगा। अब आ गया प्लीहोदर। प्लीहोदर, प्लीहोदर
आधुनिक चिकित्सा शास्त्र में क्रोनिक स्प्लेनोमेगाली इस नाम से इसको डायग्नोस किया जाता है। आपके पास स्प्लेनोमेगाली इस तरह से रिपोर्ट लेकर के अगर कोई आता है तो हम क्या समझेंगे, यह प्लीहोदर है, यानी कि शरीर में जो प्लीहा है उस प्लीहा की वृद्धि हो रही है। यही क्रोनिक स्प्लेनोमेगाली है, इसी का ही कुछ ब्रांचेज, मतलब वो प्लीहोदर का ही एक अवस्थाएं बाद में जाकर के क्रोनिक कालाजार बोलते हैं ना, एक रोग है कालाजार। तो कालाजार जैसे कंडीशन में भी प्लीहोदर से भी ये कालाजार हो सकता है, लेकिन सभी कालाजार प्लीहोदर से ही होगा ऐसा नहीं है, लेकिन बहुधा प्लीहोदर उस कालाजार में दिखता है। क्रोनिक मलेरिया, जो मलेरिया रोग है एकदम क्रोनिक कंडीशन में रहता है, तो यह भी प्लीहोदर इसका आधार हो सकता है। तो यानी आपके पास अगर मलेरिया एकदम क्रोनिक कंडीशन में कोई पेशेंट आता है मलेरिया को लेकर के, तो हमने यहाँ जो ये उदर रोग है अष्टोदर है, उसमें जो प्लीहोदर है उस दिशा में हमारी ध्यान जानी चाहिए, और हमारी जो ट्रीटमेंट की जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वो प्लीहोदर के हिसाब से हो सकता है, उसमें हमने विचार करना है। आंख बंद करके नहीं कि अगर कोई मलेरिया के रोगी आया तो हमने प्लीहोदर ही देना है, लेकिन एक अवस्था हो सकता है कि क्रोनिक स्प्लेनोमेगाली होने के बाद या उसके आसपास की अवस्थाओं में ये क्रोनिक मलेरिया हो सकता है। एक आ गया क्रोनिक स्प्लेनिक एनीमिया। अगर क्रोनिक स्प्लेनिक एनीमिया होगा, यह तो शुद्ध स्प्लीन का ही प्रॉब्लम है, तो यह भी एक प्रकार से प्लीहोदर का एक अवस्था है। प्लीहोदर का क्या है, एक अवस्था है। अब रोगी जो है प्लीहोदर को विकृत करने वाली उस प्रकार के आहार विहार, कुछ ये स्प्लेनिक एनीमिया को बढ़ाने वाले कुछ वैसे आहार विहार को वो कर रहा होगा, तो क्रोनिक स्प्लेनिक एनीमिया। ठीक है, अब आ गया क्रोनिक हीमोलिटिक एनीमिया। यह भी उसी का ही है, प्लीहोदर का ही है। अब यहाँ पर जो रक्त जो स्टोर हो रहा है वहां पर उसके हीमोग्लोबिन लेवल से जुड़े हुई है, या उससे उसकी जो आरबीसी डब्ल्यूबीसी से जुड़ी हुई है जो चीजें हैं उसमें विकृति पैदा होगा। क्रोनिक ल्यूकेमिया, अब यह भी प्लीहोदर से ही, शुद्ध प्लीहोदर से जुड़ा हुआ एक व्याधि है। इन सभी नाम वाले रोग में अलग अलग अवस्थाओं से जो जिस तरह से भी ये रिपोर्ट को लेकर के आएंगे, आपका जो प्रॉपर डायग्नोस डेफिनेटली यहाँ पर उदर रोग के ही हिसाब से होगा। और हमारी जो चिकित्सा अभी हम कल परसों जो भी चिकित्सा यहाँ पर उदर रोग के विषय में जो बताएंगे, हमारी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट वही रहेगा। अब आ गया यकृदाद्युल्वर, यकृदाल्यूदर, 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 यकृदाल्यूल, आप लोग बोलिए जरा, अविनाश जी बोलिए। यकृदाल्यूदर, यकृतालुदर, यही है ना सर? यकृदाल्यूदर, यकृत दाल्यूदर, यकृत दाल्यूदर, यकृत दाल्यूदर, हाँ यकृत दाल्यूदर। अब यह जो यकृत दाल्यूदर हम बाद में इसको आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, बट अभी थोड़ा मैं इसको निपटा सकूं। सबसे पहले यकृत दाल्यूदर में क्या होगा, क्रोनिक हीमेटोमेगाली होगा। इसको आप लोग नोट करते रहिएगा और अपने हिसाब से इसको स्टडी करते रहिए। आपको मैंने एक चीजें अभी मैं आपको बता रहा हूँ, दोबारा बताना क्या था? क्रोनिक हीमेटोमेगाली, क्रोनिक हीमेटोमेगाली, यकृत यानी ये लीवर से जुड़े हुए, अभी ऊपर हमने स्प्लीन से जुड़े हुए व्याधि के नाम गिनाए, ये सारी इस तरह की रिपोर्ट आएगा। अब यहाँ पर यकृत है यानी लीवर है, तो क्रोनिक हेमेटोमेगाली। अब आ गया हेपेटाइटिस, इसी में? हाँ इसी में, यकृताल्यूदर में, यकृताल्यूदर में हेपेटाइटिस ए बी सी, तीनों में ही हम इसको देख सकते हैं। लिवर सिरोसिस, यह भी हम यहां से देख सकते हैं।
हालांकि सन्निपातोदर में भी लीवर सिरोसिस की बात है, लेकिन अगर यकृत यानी लीवर में लीवर से जुड़े हुए उदर रोग हो तो भी हम क्या देखेंगे? लीवर सिरोसिस देखेंगे, क्योंकि यह लीवर ही है। यहां इन्होंने बताया लीवर सिरोसिस का प्रारंभिक अवस्था, लीवर में कार्सिनोमा होना, कार्सिनोमा ऑफ लीवर भी हम यकृताल्योदर में देखेंगे। इसको अभी आप लोग जस्ट नोट करते रहिएगा और फिर हम विस्तृत रूप से हर रोज इसके ऊपर बात करते रहेंगे। अब आ गया वद्ध गुदोदर। अब यह वद्ध गुदोदर का मतलब है कि इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन इससे जुड़े हुए हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन है, वो जो इंटेस्टाइनल जो एरिया है वहां पर जलोदर, वहां पर हमारी उदर रोग से जुड़े हुए व्याधि जो संप्राप्ति है उस स्थान में जाकर चिपका हुआ रहेगा। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, वहां पर कॉन्स्टिपेशन जैसा कंडीशन ये देता है। पाइल्स जो है यह भी एक प्रकार का उदर रोग से ही संबंध रखने वाला समस्या है। इस वद्ध गुदोदर के संदर्भ में हमने पाइल्स देखना है और हमने यहाँ पर रिंग वर्म जो कृमि है, लार्ज इंटेस्टाइन का जो कृमि है, उस कृमि को यहाँ पर हमने देखना है। जब हमारे सामने कोई भी इस तरह के कृमि रोगी आएंगे कि बोलेगा सर मेरे तो रेक्टम में खुजली होती है, मेरे जीभ में खुजली होती है, मेरे कहाँ लीप में भी खुजली होती है, तो ऐसा कुछ होता है, पेट से कीड़े नीचे की हो जाता है, ऐसा अगर कोई सिम्टम्स बोलता है तो वद्ध गुदोदर की ओर अपना दिमाग लेके जाना चाहिए। अब हम देखेंगे दकोदर। दकोदर 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 में हमने यह जो दकोदर है यह है असली जलोदर। दकोदर मीन्स यही हमारा असाइटिस है। दकोदर मीन्स असाइटिस मीन्स जलोदर, इसे हम जलोदर कहेंगे। अब यहाँ पर उसका पेट जो जलोदर की जो तमाम जो बातें आप लोगों ने सुने होंगे, जलोदर साइटिस जो है हाइपोप्रोटीन एनीमिया, ये हाइपोप्रोटीन एनीमिया में यह साइटिस के ही इर्द गिर्द उन्हीं के कुछ कारणों से होने वाली समस्या है। इसी के नाती पोते है ये हाइपोप्रोटीन एनीमिया। एक क्षयज शोथ, यह भी दकोदर के ही संदर्भ में आएगा। क्षयज शोथ जिन्हें ट्यूबरकुलर पेरिटोनिटिस इस नाम से जाना जाता है, ट्यूबरकुलर पेरिटोनिटिस, यह क्षयज शोथ। अगर पेट में कैंसर हो तो यह कैंसर भी दकोदर है। उदर रोग का जो दकोदर है वह मेलिग्नेंसी बोलते हैं जिसको, उदरगत कर्कश रोग, कर्कट रोग, मेलिग्नेंसी। इसके साथ साथ दकोदर में वृक्क तथा लीवर स्प्लीन और लीवर से जुड़े हुए कुछ विकृति हमें दिखाई देगा। तो फिलहाल यहाँ तक हम देखेंगे। अब आप फिर दोबारा पीछे आइए और वातोदर में दोबारा जाइए, अब इसके कुछ लक्षण हम यहाँ पर देखेंगे। तो वातोदर में इसके लक्षण अब क्या क्या होगा। वातिक उदर में, यानी कि जो वातोदर है, वातोदर है
तो उसमें रोगी के हाथ, पांव, नाभि और पेट, पेट यानी कि कुक्षी बोलते हैं इसको। कुक्षी का मतलब होता है नाभि के लेफ्ट और राइट साइड का जो भाग होता है ना, कोना, क्या बोलते हैं इसको? पसली। पंजाबी में वक्खी बोलते हैं। हाँ, वक्खी। हाँ, इन वक्खी में स्वेलिंग होना। कहाँ का स्वेलिंग हो रहा है? हाथ में, पैरों में, नाभि में और वक्खी में, कुक्षी में, वहां पर स्वेलिंग। कुछ लोग कुक्षी का मतलब पेट मानते हैं, लेकिन समूचा पेट कुक्षी नहीं है। कोख बोलते हैं, कोख। कुक्षी मीन्स कोख। कोख का मतलब है कि नाभि से लेफ्ट राइट का हिस्सा, सेंटर का हिस्सा नहीं। कुक्षी में बच्चा बैठता है, लेडीज के कुक्षी में बच्चा रहता है, एक साइड में रहता है, तो वो कुक्षी, वहां पर स्वेलिंग होगा। तो ये वातोदर का एक सिम्टम्स है। फिर लिखिए कुक्षी यानी उसी जगह में पार्श्व। पार्श्व का मतलब अब हो गया जहां पर बच्चा ठहरता है लेडीज के नाभि से थोड़े से, कम से कम लगा लो 5 उंगल लेफ्ट राइट में, वो कुक्षी हो गया। कम से कम 12 उंगल लेफ्ट राइट में जो कोना है नीचे की ओर, यह हमारा पार्श्व भाग हो गया, एकदम स्ट्रेट में पीछे की ओर, इधर साइड में, ये पार्श्व हो गया। उस पार्श्व में अब आ गया उदर। अब ये उदर मीन्स पेट के सेंटर वाला भाग, नाभि के थोड़ा सा नीचे अथवा उस आसपास का, ये उदर हो गया। कटी, कटी का मतलब है हमारे नाभि से 4 उंगल नीचे दोनों साइड में जो एक गांठ होता है, और जहां पर हमारा बेल्ट जब हम बांधते हैं तो वो गांठ उस बेल्ट को सपोर्ट करता है ना। आप देखिए जरा, यह कटी प्रदेश है, ये कटी प्रदेश वही है, उसी स्थान को कटी प्रदेश माना जाता है। तो वो कटी प्रदेश एवं पीठ में, पीछे की ओर पीठ में पीड़ा होती है स्पेसिफिक, ये जो जगह है वातोदर अगर होगा तो इन जगहों में, अब पूर्व रूप हम लोगों ने लक्षण वक्षण सब कुछ हम लोगों ने पढ़ चुके हैं, वो सारे लक्षण इसमें होगा। लेकिन उसके साथ साथ में अगर ये वायु का जो स्थान है, अब ये सभी कौन किसके स्थान है? सभी वायु के स्थान है ना। जितनी भी बातें आ रहा है सारे नाभि के नीचे नीचे ही आ रहा है, क्योंकि ये सभी वायु के स्थान है। तो उसके आसपास में नाभि के जो स्थान है वहां पर पीड़ा होगा। पर्ववेद, पर्व यानी हमारी जो संधि वाली जो भाग है वहां पर टूटने जैसा दर्द होगा, पर्व भेद। अब ये चूंकि, पूरा हाँ, कमर के चारों पीछे तो पीछे भी। हाँ, कमर के पीछे भी। अब देखिए ना जरा, कटी प्रदेश हो गया, पीठ हो गया, पीछे की ओर पीठ हो गया। अब चूंकि ये क्या है, अपान वायु रुका हुआ है इसका, है ना, मल तो जाता नहीं है नीचे। अब इसमें इन्होंने पहले क्या क्या बोला है? अपान वायु, प्राण वायु और जठराग्नि, ये तीनों दुष्ट हो रखा है। हमारा ध्यान वहां हमेशा जाना चाहिए, चाहे कफ हो, चाहे पित्त हो, चाहे बद्ध गुदोदर हो, कोई भी हो। अब यहाँ क्या हो सकता है? इसके वहां उन तमाम वायु के स्थान में दर्द हो रहा है, कुक्षी में हो रहा है, पार्श्व में हो रहा है, पेट में हो रहा है, कटी प्रदेश में हो रहा है, पीठ में हो रहा है, पर्ववेद भी हो रहा है, क्योंकि वायु के रुक्ष गुण आदि है, वो स्वभावतः पर्ववेद करेगा ही। और साथ में क्या करेगा? शुष्क काश, ड्राई कफ देगा, खांस रहा है, ड्राई कफ, डॉक्टर के पास जाएगा। अब ये देखो, ये सभी जो सिम्टम्स है कैसे हैं? रोगी, अब रोगी को हो रहा है बद्ध गुदोदर। आजकल यही तो बड़ा समस्या है कि आयुर्वेद चरक कोई पढ़ते नहीं है। अगर चरक पढ़े होते तो ये सारे के सारे जो सिम्टम्स है, ये कैसा है, ये एक किसी रोग के इर्द गिर्द ये सारे लक्षण घूम रहा है। और चिकित्सक को चाहिए कि उस एक रोग को पकड़े और उसके हिसाब से चिकित्सा करे। अब यहाँ रोगी बोलेगा सर मुझे खांसी है, तो डॉक्टर, आयुर्वेद वाले भी ऐसे ही करते। ये लोग कहाँ दूध के धुले हुए है। हाँ, अच्छा, सूखी खांसी है तो आप सीतोपलादी जो है घी के साथ ले लो या कुछ भी, सिरिंगा भस्म ले लो, या ये ले लो, वो ले लो, आप जो है कनक आसब ले लो, कई सारी इस तरह की बातें होती है। लेकिन रोगी को हुआ क्या है? बुध ये जलो अपना
बातों दर हो रखा है, उधर रोग हो रखा है रोगी को, और रोगी बोलेगा सर मेरे तो अपना बैक पेन हो रहा है, तो बैक पेन के लिए वो कुछ योगराज गूगल दे रहा है या ऐसा कुछ गूगल फॉर्म में दे रहा है, और आसना सप्तक वात दे रहा है, लेना देना ही नहीं है उसका, सर कॉन्स्टिपेशन है। तो ये सारे के सारे सिम्टम्स को ध्यान से उसको पढ़ना है, उसको पूछना है कौन से रोग के लक्षण को टच करता है। बस सीधी सी बात है, तमाम रोग के लक्षण को याद रखना है। जैसे ही रोगी आएगा वो बोलेगा सर मेरे पैर में मेरे जो है कि नाभि में, पैरों में, हाथ में, कुक्षी में स्वेलिंग हो रहा है, दर्द भी हो रही है, खांसी आ रहा है, सूखी हुई खांसी है, तो कितने सारे सिम्टम्स को टच कर रहा है ये भी टच हो, अच्छा यार ये तो वातोदर है, बस बन गई बात। अब खांसी को भी ध्यान नहीं देना, उसको भी ध्यान नहीं देना, सीधा वातोदर के ऊपर काम करो, सबके सब एक झटके में ठीक हो जाएगा। शुष्क काश हो गया, शुष्क काश के बाद आ गया अंगमर्द। अंगमर्द का मतलब होता है शरीर में एक टूटने जैसी पीड़ा होती है, जैसे किसी किसी को बुखार आने से पहले होता है ना अंगमर्द, बुखार आने से पहले, सर्दी लगने से पहले अंगमर्द होता है। यह अंगमर्द हमेशा कफ के आवरण की वजह से होता है। कफ अगर वायु को आवरण करता है तो अंगमर्द होता है। नाभि से नीचे के भाग में हमेशा भारीपन बना रहेगा उसको, वातोदर। अब एक चीज आपको टच होगा, जितने भी हम रोग को हम यहाँ पर जाते हैं, अगर वायु से संबंध रखने वाला वो नाम वाला रोग होगा तो सबके सब वायु से संबंध रखने वाले सिम्टम्स है। मल संचय हो रहा है, रुक्ष गुण वायु के बढ़ रहा है, भारीपन हो रहा है, नीचे के भाग में भारीपन हो रहा है, अपान वायु रुका हुआ है, पृथ्वी महाभूत से संबंध रखने वाला अपान वायु रुका हुआ है, मल संचय हो रहा है, रुक्ष गुण बढ़ रहा है, त्वचा आदि में अरुणपन, एकदम रेडनेस टाइप का कुछ रुक्ष वाले ऐसा गुण दिख रहा है, वायु के रुक्ष गुण बढ़ गया, वायु के चल गुण बढ़ गया, क्योंकि वहां पर कुछ न कुछ कलर में परिवर्तन हो रहा है। अपान हमारा जो उदान जो समान वायु है, हमारा जो व्यान वायु है, वो रंजक पित्त को प्रॉपर काम करने नहीं दे रहा है, इसीलिए तो रंजक पित्त ही तो शरीर में कलर को मेंटेन करने का काम करता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है जलोदर में, वातिक जलोदर में, वातोदर में उसकी जो स्किन है उसके कलर में कभी स्याव यानी कुछ ब्लैकनेस टाइप का, कभी अरुण यानी कि कुछ रेडनेस टाइप का कलर वहां उसको दिखाई देता है। उदर की अकस्मात वृद्धि अथवा अकस्मात ह्रास होना, उसका पेट कभी तो इतना बड़ा बल जैसा होता है, फूल जाता है, और कभी एकदम घट जाता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वायु जो है इरेगुलर स्वभाव वाला है, इरेगुलर गति है, इरेगुलर स्वभाव वाला है। तो एक समान वायु की गति नहीं होती, कभी तुरंत बढ़ जाता है। पेट मल साफ में भी कभी तो बढ़िया साफ होता है और कभी बिल्कुल कब्जे हो जाता है, कभी रुष्टा, कभी तुष्टा, रुष्टा तुष्टा, क्षणे रुष्टा, अच्छा मैं कभी बोलता हूँ क्षणे रुष्टा, क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा, क्षणे क्षणे, ये वातिक प्रकृति वाले व्यक्ति का स्वभाव है। वो कभी तो तुरंत खुश होता है और तुरंत वो रुष्ट हो जाता है। खुश होना और नाराज होना ये चलता रहता है उस व्यक्ति में। तो ये वातिक व्यक्ति का, वातज प्रकृति प्रकृति वालों का स्वभाव है। ऐसे शरीर के अंदर भी ये क्या करता है, हर तरह के उसके सर्कुलेशन को, कभी साइनस हो रहा है, कभी खांसी हो रही है, कभी क्या हो रहा है, तो ये वायु ऐसा कुछ करता रहता है। तोंद भेद युक्त तथा, तोंद मीन्स पेट जो है ना, एक अलग तरह से फूलता है। तनु कृष्ण एवं सिराओं से व्याप्त होना। तोंद मीन्स जो हमारा जो पेट है, पेट के बाहरी जो सिराएं हैं, स्किन का जो कलर है, स्किन में जो सिराएं हैं, जो उन सिराओं में
पतला सा कृष्ण यानी काला रंग का एक सिराओं का ये जाल जैसा बुनना शुरू करता है वायु, अगर वातिक होगा तो। उस स्थान में हाथ से पटपट करके ऐसे अगर मारते हैं तो पेट में फूली हुई सी मशक की तरह शब्द करता है। मशक मीन्स क्या? मटका। नहीं नहीं, अरे मशक, वो रबड़ का जिसमें पानी भरते हैं। नहीं नहीं नहीं, अरे मैं नाम ही भूल गया। मशक, मशक जैसे, मशक मीन्स चूहा है आई थिंक। हनुमान जी बोलते हैं ना कि मैं तेरे को मशक के जैसे तेरे को मैं रगड़ता हूँ, ऐसे बोलते हैं ना। तो मशक मीन्स चूहा है शायद, ये मैं मूषक, सर्च कर। मूषक जैसा। हाँ, चूहा है मूषक, सर, चूहा मूषक, है। मशक, मूषक यानी चूहा होता हाँ है। यहाँ पर मूषक, मशक, नहीं नहीं, मूषक मीन्स तो चूहा है, यहाँ मशक लिखा हुआ है। गणेश जी का वाहन मूषक। हाँ, नहीं नहीं, यहाँ पर जी। मूषक नहीं, मशक लिखा है। मशक ही, रामायण उसमें है ना, रामायण में मशक ही अजय ही मशकते हीन, ऐसा कुछ है ना, किसी ने पढ़ा है? अजय ही मशकते हीन, मतलब अब चूहा के जैसे आवाज भी नहीं होगा। चलो मैं इसको मैं देखता हूँ, है ना, इसको मैं मेरे इसमें दिमाग में। लिखना क्या है, वो लिखा नहीं। हाँ, इसमें लिखते हैं लिखना है हाथ से उस पेट में, फूला हुआ उस पेट में जब हाथ से ऐसे करके ठोकते हैं ना, तो एक तरह का आवाज आता है वहां से, और वो फूली हुई वो पेट में, तो वो आवाज जो है मशक के समान आता है। तो अब तबला भी नहीं मशक, होगा? हाँ, जैसे तबले के थाप आती है तबले के ऊपर। मशक, बट तबला नहीं ना हुआ मशक। मस्क सर, जो पानी पानी उलीचने वाला एक बर्तन होता है, मस्क उसको भी बोलते हैं, मशक। अच्छा, मशक, इसमें मॉस्किटो और फ्लाई लिखा हुआ है, वो तो नहीं। हाँ जी, मॉस्किटो या मक्खी या मच्छर ऐसे जैसे लिखा है मशक ओ सॉरी संस्कृत में। सॉरी, हाँ हाँ हाँ, मशक मीन्स मच्छर, मच्छर, हम्म। हाँ हाँ हाँ, मच्छर, मच्छर के जैसे। अच्छा, मच्छर के जैसे आवाज कैसे आएगा लेकिन उसको? वो आवाज तो नहीं भिन आएगी भिन ना। करता हुआ, पता नहीं। भिन भिन करेगा। वो तो मच्छर की आवाज होगी ना। हाँ। हाँ, नहीं, अगर हम पेट में कैसे आवाज, मशक के समान आवाज, मशक मीन्स तो मच्छर हो गया, ठीक है, चूहा नहीं, मच्छर। मच्छर के समान तेरे को मैं मसल देता हूँ, ऐसे बोलते हैं ना। तो लेकिन मच्छर जैसे आवाज कैसे करेगा पेट में? अथवा चलो इसको देखते, आप लोग पढ़ रहे हैं क्या निधि जी, आप देख रहे बुक में? हाँ सर, गूगल पे देखा था अभी, मशक मतलब फ्लाई और मॉस्किटो लिखा है ओके, संस्कृत में उसका। अच्छा, हो सकता है कि जैसे तबले का धी वाला, दिन दिन। ना ये वाला। पढ़ा था। हाँ, ये पढ़ा था कहीं पर, ऐसे पेट पे मारने तबले जैसी आवाज आती है। हाँ, तबले जैसी आवाज, ठीक है ठीक है, शायद यही होगा शायद फिर, है ना। मशक इन्होंने लिख दिया अपने स्टाइल से, लेकिन मक्खी जो है मच्छर भी एक तरह की आवाज निकालते हुए चलता है ना, मक्खी, ये मच्छर, तो वो भी तबले के ना जैसे होता है ना, ना जैसे ऐसे करके जब मारते, आवाज सेम वैसे ही होता है, धा टाइप का। तो वो मशक यानी मच्छर के समान आवाज आएगा वहां पर, यानी तीखी आवाज आएगा कुल मिला के ठोकने से। हाथ से दबाने पर वातोदर के संदर्भ में, हाथ से दबाने पर सर्वकोष्ठगत वायु का पीड़ा, जितने भी हमारे शरीर में जो कोष्ठ है वहां पर वायु पीड़ा उत्पन्न करते हुए शब्द के साथ संचरण करता है। अब यहाँ पर तत्र वातोदरे सोथ पाणिना पाणिपान्ना विकुक्षिष कुक्षि पार्श्वोदर कटि पृष्ठ रूप पर्व वेदनम। अब ये कहता है कि हमारे शरीर में जितने भी जो कोष्ठ है, नाभि से नीचे का जो वायु का जो स्थान है, उन सभी में वायु दर्द के साथ कुछ विशेष शब्द के साथ वो घूमता रहता है। तो ये हमारे स्पेसिफिक वातोदर का लक्षण हो गया। अब आ गया पित्तोदर।
बिलियरी सिरोसिस में पित्तोदर में क्या होगा? उदर में यानी पेट के अंदर बुखार, अंदरूनी बुखार, इंटरनल फीवर होगा। बेहोशी, मूर्छा, मूर्छा होगा, बेहोश हो जाता है, जलन होता है, प्यास लगता है। बस पित्त का मतलब पित्त के सिम्टम्स हो गया। सिंपल सी बात है, इन भाषा को समझने के लिए पहले हमने संप्राप्ति को देखा, फिर उसके बाद हमने सामान्य इसके कुछ लक्षण को देखा। कौन कौन सी चीजें होना कंपलसरी है इसमें? क्या क्या कंपलसरी है? पेट फूलना कंपलसरी है, चलने में असमर्थता होना सब में कंपलसरी है, वीकनेस कंपलसरी है, अग्निमांद्य कंपलसरी है, स्वेलिंग ये कंपलसरी है, शरीर में पीड़ा ये कंपलसरी है, अपान वायु जो है नीचे के मल की प्रवृत्ति एकदम बंद हो जाए ये सभी में कंपलसरी है, जलन होना कंपलसरी है, उबासी तंद्रा आना ये कंपलसरी, ये कुछ जो इस सिम्टम्स है ये कंपलसरी है। अब उसके बाद दोषों के आधार पर वायु वातोदर होगा तो उन लक्षणों के साथ साथ कुछ वायु के सिम्टम्स दिखाई देगा, जो नाभि से नीचे कहीं दर्द हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। पित्तोदर में उन सारे सिम्टम्स के साथ साथ शरीर के मध्य भाग में नाभि के आसपास में जलन होना, मूर्छा होना, पिपासा प्यास लगना, ये सारे तो पित्त के सिम्टम्स है। कटुता, जीभ में जो है कि कड़वा कड़वा सा महसूस होना, कड़वा मीन्स कटुता मीन्स यहाँ पर कड़वा या कुछ वैसे उस टाइप का नहीं, कसला भी नहीं, एक तरह का कड़वा टाइप का एक रस, क्योंकि कटु जो है, हालांकि कटु का मतलब तो मिर्च मसालेदार इस तरह के होता है, जलन जैसा होना जीभ में, या कड़वा रस भी यहाँ से जीभ से निकलता है। भ्रम होना, यानी कि भ्रम मीन्स एक प्रकार का चक्कर सा आना। पित्तोदर में अतिसार होना। अब ये जो अतिसार, इसको क्लिक करो कि उन तमाम जो सिम्टम्स हमने पहले सुना उनमें से अगर अतिसार भी होता है और वर्निंग वगैरह हो रही है तो समझ लो पित्तोदर है। चिकित्सा हमारा पित्त के खिलाफ ही होगा। अतिसार अगर है तो सबसे पहले क्योंकि अग्निमांद्य भी उदर रोग के बारे में बताया है, तो अतिसार में कैसा देना चाहिए? दीपन और ग्राही इस तरह के दवाई अतिसार में दिया जाना चाहिए। दीपन इसीलिए जरूरी है क्योंकि अग्निमांद्य है, ग्राही इसीलिए जरूरी, जैसे सौंठ है, सौंठ बहुत अच्छा काम करेगा, लेकिन थोड़ा सा देसी गाय का घी लगा करके या दूध में डाल करके मिश्री मिला करके, ताकि उसकी जो कटुता है उससे इस पित्तोदर को दिक्कत ना हो, गर्मी को खत्म हो, मतलब कि हालांकि सौंठ जो होता है शीतलता पैदा करता है अंदर। स्किन में जो है कि येलो स्किन दिखाई देता है पित्तोदर में। पेट जो होता है, पहले वायु में किस तरह का कलर वाला था पेट? उसका पेट फूला हुआ है लेकिन कलर कैसा था? स्याव, यानी कुछ काला काला सा और कुछ रेडनेस टाइप का। अब यहाँ पित्तोदर में वही फूला हुआ पेट के बाहर जो शिराएं जो बनी हुई है वो हरा, पीला और कुछ लाल वर्ण के, ज्यादातर हरा, पीला और लाल वर्ण, इस तरह के हरा, पीला और लाल, ये कलर आपको दिखाई देगा। यहाँ पर उष्मा युक्त वो सिराएं होंगे, पेट जो है उष्मा यानी कि गर्म होगा, जलन होगा, नाक से मुंह से धुआं जैसे आता है, धूम उत्पन्न होता है नाक से और मुंह से, और दर्द होता है, पीड़ा युक्त होता है। अगर घाव हो जाए तो शीघ्र पाकी, जल्दी से वो पकने लग जाता है। किसी के भी शरीर में अगर घाव बहुत जल्द पक जाए तो समझ लो कि यहाँ शीघ्र पाकी जो गुण है वो पित्त का है। तो यह हमारा विलियरी सिरोसिस जो एलोपैथिक डायग्नोसिस होकर के आपके पास आएंगे,
उनका सिम्टम्स भी यही सारे पित्तोदर का इन्हीं सारे सिम्टम्स के साथ रहेगा। बस अतिसार यहाँ एक आप टच करो, बाकी सब के सब पित्त के लक्षण यहाँ दिख रहा है। तो पित्तोदर समझने के लिए वो 7-8 उदर के सिम्टम्स हो गया, यहाँ अतिसार को ज्वाइन कर लो और बाकी पित्त के जो उष्मा आदि गुण है वो है। बस समझ में आ गया पित्त। अब देखते हैं कफ को। कफ के बारे में हमने क्या कहा था? नेफ्रोटिक सिंड्रोम। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम मीन्स कफोदर। तो यहाँ पर क्या होगा? अब दिमाग हम क्या क्या टच करेंगे? वह जो 7-8 सिम्टम्स जो पहले ही हमने सामान्य उदर रोग के सिम्टम्स में जो हमने देखे थे वो होना ही होना है। उसके साथ साथ में कफोदर में क्या होगा? अंगसाद होगा। अंगसाद का मतलब है शरीर में हैवीनेस टाइप का भी हो रहा है, एकदम जी मचलाने जैसा भी हो रहा है, एकदम इधर जाए तो भी अच्छा नहीं लग रहा है, उधर जाए तो भी अच्छा नहीं लग रहा है। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं सुरेश जी? बेचैनी होना टाइप का, अंगसाद। मन ना लगना भी इसी को बोलेंगे। हाँ, बेचैनी जैसा। शोथ, शरीर में स्वेलिंग हो रहा है। गुरुता मीन्स हैवीनेस, निद्रा, बार बार नींद आता है। अरुचि, अरुचि मीन्स खाना खाने में रुचि नहीं होता। उत्क्लेश, उत्क्लेश का मतलब है वॉमिटिंग टेंडेंसी। श्वास, अब ये श्वास तो पहले हमने सामान्य जो इसके लक्षण है उधर के वो वहां पर श्वास चढ़ता है वो देखा ही था। श्वास काश, ये दोनों कफ के इस सिम्टम्स यहाँ आप जोड़िए। काश मीन्स खांसी, लेकिन यहाँ पर खांसी जो होगा वो बलगमी खांसी होगा। कफ जो है बलगमी देता है और वायु रुक्ष देता है, ड्राई वाला। उसकी जो स्किन है और उसका जो जीव का जो कलर है वो व्हाइट या एकदम सफेद, शुक्लता यानी सफेद सा होगा। चेहरा भी सफेद, मोटा सा, चमड़ी थोड़ा सा भिगा हुआ सा जैसा लगेगा, पानी में भिगा हुआ जैसे लगेगा। उसका जो पेट है ऐसा लगता है कि स्तिमित हो गया। उदर स्तिमित का मतलब है ग्राही गुण बहुत ज्यादा हो गया और एकदम रूख सा गया। जैसे होता है ना कि पानी का डैम भर गया, कहीं से भी पानी निकलने की जगह नहीं, तो उधर ही वो घूमता रहता है वो। तो एकदम स्तब्धित हो गया, एकदम रूख सा गया। पेट जो है ऐसा फूल गया कि बस बहुत फूल गया वो। अब सच बोलता यार वो बहुत हो गया तेरा। उदर स्तिमित, एकदम जम गया, मतलब पेट एकदम कैसा हो गया? जम सा गया। तो जैसे हाथ लगाएंगे ना, तो अब यहाँ पर एकदम पहले तो मच्छर के समान आवाज आ रहा था वायु में, यहाँ पर मेढक के समान आवाज आएगा, टुर टुर मेरा कर। किसी को पेट थोड़ा नीचे से लटक सा जाता है, कुछ झटका हाँ समय तो होता। जी। स्निग्ध, श्वेत, स्निग्ध यानी कि कुछ चिकना चिकना सा पदार्थ या कुछ भीगा भीगा सा, गीला गीला सा उसको महसूस होगा। कठिन होगा शरीर और उसकी जो पेट है वो भी बहुत एकदम नीचे की ओर लटका हुआ कठिन सा पेट होगा। स्पर्श करने पर ठंडा महसूस होगा, हैवी होगा और स्थिर होगा। नेफ्रोटिक सिंड्रोम। तो यह हमारा कफोदर है। ठीक है, तो कल से हम सन्निपातोदर कल हम परसों देखेंगे। तो अभी आपने इसका सोंठ का बताया, ये शीतल गुण वाली होती है, गर्म होती है, उष्ण की होती है? सोंठ जो होता है मधुर विपाकी होता है और शीत इसका विपाक शीत है। विपाक का मतलब होता है जैसे ही ये स्टमक में रहता है तब तक तो ये इसमें दीपनीय गुण रहता है, जैसे ही वहां से जाएगा लीवर में वैसे ही ठंडा इसका परमाणु रूट करके फूट जाएगा। फूटते ही लीवर को एकदम ठंडा कर देगा। उसके नीचे जितने भी चीजें होंगे मधुर रस गुण वाला होगा, फिर ठंडा ठंडा कूल कूल।
इसीलिए कोई अगर बोलता है कि सर मेरे को ना बहुत ज्यादा गर्म हो रही है, जलन हो रही है अंदर, तो आप उसको सौंठ मुलेठी नागरमोथा इसको दे दो। सर मेरे को बहुत ज्यादा जलन हो रही है, बहुत ज्यादा लूज मोशन होता रहता है, बार बार जलन भी हो रहा है, लूज मोशन भी हो रहा है, जैसे ही भोजन करता हूं तो तुरंत पेट में दर्द होती है, कोई ऐसा अगर बोलता है तो शंख वटी दे दो साथ में। क्या क्या बोले गुरुजी? भोजन करने के बाद पेट में दर्द हुआ तो शंखवटी। भोजन करने के बाद पेट में दर्द हो और साथ में पक्वाती सार हो। पक्वाती सार का मतलब है, देखो आमाती सार में नहीं देना है शंखवटी, चलो वो अलग मामला है, वो हम ये कभी बाद में। आगे आगे लिखवाओगे नहीं तो अभी आप सब करवाओगे? हाँ 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 हाँ, आगे पढ़ते जाएंगे, अभी बीच में कूदना अच्छा नहीं है ना।